Good morning, dear students. Welcome in my physics class. Today we are discuss about the cross product. In previous video we study about product of vector. First, when the scalar quantity scalar multiply by the vector, then we find the vector. And when vector multiply by vector, maybe we find the scalar, or vector multiply by vector, maybe we find the vector quantity. Vector when multiply by scalar, we always find the vector quantity, and when vector multiply by vector, then it be scalar or vector. When vector multiply by vector and we find the scalar, then we say that this is the dot product. जब हम वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, वेक्टर का वेक्टर से, जो पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था, मैंने बताया था कि वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद यदि हम लोग स्केलर पाते हैं, then it is called the dot product. And dot product of the two vector is equal to the magnitude of the vector and cosine of angle between them. जो डॉट प्रोडक्ट था वह दोनों के मैग्नीट्यूड और कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल था. यह चीज़ मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था. बट टुडे जो डिस्कस होगा, जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम, वह व्हेन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर वी फाइंड द वेक्टर क्वांटिटी. जब हम वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब वेक्टर multiply by vector and that quantity which we find that be vector, then we say that this is the cross product. जब हम वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें स्केलर मिल जाए तो उसे तो डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, और वेक्टर का यदि वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी आपको मिलती है, तो उस क्वांटिटी को आप क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो. मीन्स व्हेन वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई वेक्टर बी and we find a vector quantity C, then it is the cross product. What is the cross product? The cross product of the two vector, this symbol of cross, यह सिंबल अगर लगा है तो क्रॉस है, और यदि सिंबल वेक्टर A डॉट लगा है तो इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. मीन्स इसका मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर मिलता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं आप तो स्केलर मिलता है. इस पर वेक्टर क्वांट नहीं लगाया मैंने. और आज की जो टॉपिक चल रही है वह वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करके मुझे वेक्टर लाना है. तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर मैथमेटिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. मैंने कहा दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है
उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इफ गिवन अ वेक्टर ए एंड अदर वेक्टर बी, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड दिस एंगल बी थीटा, when vector A multiply by B and we find a vector quantity C, then we say that this type multiplication is called the cross product. And what is the cross product? The cross product of the two vector mathematically equal to the magnitude of the product of the cross product of the two vector mathematically equal to the product of the magnitude of two vector and sine of angle between them. दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड और बीच के एंगल के साइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ओके, मैंने कहा दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बीच के एंगल के साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, मैंने बताया दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड और बीच के एंगल के साइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। If a vector A and other vector is B and angle between A and B is theta, then vector A cross vector B is equal to mod of vector A and mod of vector B into sin theta. But this is the vector quantity और हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी जहाँ भी रिप्रेजेंट करना हो वहाँ कैप से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू कैप एन। अब यह वेक्टर मिल गया, माने वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैप एन से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर ही मिला। आप लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बट दिस इज द स्केलर, लेकिन इसको हमको वेक्टर बनाना है तो इसमें मल्टीप्लाई मैंने कैप एन का कर दिया, क्योंकि मैं पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैप का क्या रोल है पूरे फंक्शन में। कैप कहीं भी लगता है तो उस क्वांटिटी की डायरेक्शन आपको मिल जाती है। किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन देने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन देना है तो उसके आगे कैप लगा देना चाहिए। ओके, तो दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की बात समझ में आई कि दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वह उसके मैग्नीट्यूड और बीच के एंगल के साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बट जब यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अब इसकी डायरेक्शन मुझे बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर होगी। इसकी डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होगी, तो किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड? परपेंडिकुलर हो सकता है डायरेक्शन दोनों वेक्टर के। अब कैसे निकालते हैं हम? डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम थंब रूल पता करते हैं। राइट हैंड थंब रूल आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा। राइट हैंड थंब रूल जैसे हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ए से बी की तरफ चलना है। ए क्रॉस बी मीन्स ए पे अपने पाम को रखिए, अपने हथेली को रख दीजिए और फिंगर को बी की तरफ कर्ल करिए। देख रहे हैं, मैंने कर लिया। और थंब जिस डायरेक्शन में जाता है यही डायरेक्शन होती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन मैंने कहा ए से बी की तरफ की जब डायरेक्शन की बात की जाएगी तो आप अपना हाथ फैलाइए इस तरह पूरा, ठीक है, और उसको जिधर से आप जिस डायरेक्शन में, जैसे ए क्रॉस बी तो ए से बी की तरफ मूव करना है आपको। छोटे एंगल की तरफ की बात कर रहा हूँ, बड़े एंगल की तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ।
हमेशा हम डॉट में भी बताए कि छोटा एंगल लेते हैं और इसमें भी स्मॉलर जो एंगल है उसी को लेंगे। नहीं तो आप यह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रखा और ए से बी की तरफ कर्ल किया, ऐसा नहीं। आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज चलिए और स्मॉलर एंगल को ले लीजिए, स्मॉलर एंगल जो है उसको लीजिएगा। तो ए से बी की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करिए और थंब जिस डायरेक्शन में आता है यही डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्यों सर, यही ना आया? मैंने इसको रखा और फिंगर को कर्ल किया तो थंब कहाँ आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है, बाहर की तरफ। अच्छा, अगर मान लो यह होता वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको भी आप लिख सकते हैं बी ए साइन थीटा कैप एन। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप बी से ए की तरफ हाथ को फैलाइए और बी पे रखिए, फिंगर को कर्ल करिए अपने, और जिस डायरेक्शन में थंब जाता है वही डायरेक्शन होगा बी क्रॉस ए का। यहाँ डायरेक्शन इनवर्ड आता है और यहाँ होता है आउटवर्ड। ठीक, तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, कर्ल रूल से, कि हम अपने हैंड के फिंगर, हाथ के फिंगर को आप क्या करो, कर्ल करो, और जिस डायरेक्शन में थंब जाता है, थंब जिस भी डायरेक्शन में जाता है वही डायरेक्शन होता है। तो मैंने जैसे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड की, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन लेना है तो अपने आप हथेली को यहाँ ए पे रखो और फिंगर को बी की तरफ कर्ल करो, देख रहे हो ऐसा, थंब कहाँ चला गया, बाहर। तो यह आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। अगर बी क्रॉस ए है, यदि बी क्रॉस ए है तो बी पे रखो, रख दिया, और छोटे एंगल की तरफ, छोटे बड़े पे नहीं, हमको बड़े की तरफ कर्ल नहीं करना है, बड़े एंगल की तरफ कर्ल नहीं करना है, जो ग्रेटर एंगल उसकी तरफ कर्ल नहीं करना है, स्मॉलर एंगल की तरफ फिंगर को कर्ल करना है। मैंने कहा कि इसको रखा आपने हैंड को और स्मॉलर एंगल की तरफ फिंगर को कर्ल करिएगा, तो जैसे ही कर्ल किया यह हो गया। वैसे एक स्क्रू रूल भी आता है, आपकी बुक में स्क्रू रूल भी दिया होगा, तो आप स्क्रू रूल के लिए हेड टू हेड जहाँ भी ज्वाइंट है वहाँ आप स्क्रू को रखिए। ठीक सर, स्क्रू रूल से कैसे हम डायरेक्शन बताएंगे उसको बता रहे हैं। अभी तक मैंने तो राइट हैंड थंब रूल से बता दिया। अगर मान लो आप नहीं समझ पा रहे तो स्क्रू रूल देख लो। मैं हेड से हेड को ज्वाइन कर दिया या टेल से टेल को ज्वाइन करते तो एंगल मिलता है, और ए क्रॉस बी हमें डायरेक्शन बताना है ए क्रॉस बी का। तो ए से बी हम पहले जहाँ पे दोनों ज्वाइंट हुआ है उस जगह स्क्रू को रखते हैं और ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाना चालू करते हैं। देखिए ए से बी, ए से बी ऊपर, ऐसा ऐसा घुमाते हैं। तो जब ऐसा घुमाते हैं तो स्क्रू नीचे जाएगा या बाहर आएगा, बाहर आएगा। आप किसी भी स्क्रू को खोल के देख लीजिए, स्क्रू को जैसे ही आप क्लॉकवाइज मोशन देते हो वो टाइट होना चालू होता है, माने इनवर्ट जाता है, और जैसे ही उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हो वह आउटसाइड आने लगता है। तो मैंने कहा कि आप इस ज्वाइंट पे स्क्रू को रखिए और रखने के बाद इसको आप कर्ल करना चालू, इसको मूव कराइए, स्क्रू को ए से बी की तरफ मूव कराना है, ए से बी, ए या मैंने ए से बी की तरफ मूव किया, मैंने एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे चल रहा है, यह डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब स्क्रू कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। मीन्स ए क्रॉस बी के लिए जो डायरेक्शन है आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर बी क्रॉस ए की बात की जाए तो आप रखिए अपने स्क्रू को ज्वाइंट वाले पोजीशन पे और बी से ए की तरफ स्क्रू को रोटेट कराइए, बी से ए, बी से ए, ऐसे बी से ए। तो अब क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और क्लॉकवाइज रोटेशन में स्क्रू टाइट होता है मतलब इनवर्ट जाता है, तो इसका परपेंडिकुलर इनवर्ट है। समझ में आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन जो वेक्टर ए क्रॉस बी था, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी एंड साइन थीटा कैप एन, कैप एन ही जो है वह डायरेक्शन दे रहा है इसको। तो क्या अब इस दोनों फार्मूले को देखने से वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के? जी नहीं, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए यह दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता।
जबकि डॉट प्रोडक्ट में आपने बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। मीन्स क्रॉस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते आप। कहीं अगर वेक्टर ए क्रॉस बी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो इसको आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते। यह दोनों इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट आएगा, इसलिए इक्वल नहीं है। जबकि वेक्टर ए डॉट जो पीछे मैंने पढ़ाया था बी डॉट ए के इक्वल था, तो यह क्रॉस प्रोडक्ट था। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। हमने बताया ए क्रॉस बी क्या है। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में एग्जाम्पल याद होगा, मैंने आपको वर्क करवाया था। वर्क वेक्टर एफ डॉट वेक्टर यस एफ एस कॉस ऑफ थीटा, यह फॉर्मूला था। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल की बात करें कि क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल तो एक तो एंगुलर मोमेंटम है, जो आगे की टॉपिक में अभी हम पढ़ाएंगे, नया चैप्टर न्यू चैप्टर होगा। दूसरी टॉपिक आप ले सकते हो मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे टॉर्क कहा जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स और टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को, जिसको आप टॉर्क भी कहते हैं। टॉर्क या इसी को कहा जा सकता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे टॉर्क टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। यह मोमेंट ऑफ फोर्स इसका एग्जाम्पल हुआ। वैसे तो एग्जाम्पल में अगर आप चाहेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम है आपका एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। यह क्या है, इस पे डिस्कशन एक न्यू चैप्टर में होगा, यह भी पढ़ाया जाएगा। टॉर्क क्या है इसके बारे में भी आपको पता लगेगा न्यू चैप्टर में। वैसे हम बता देते हैं, टॉर्क होता है कि यदि हम द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या कह सकते हैं कि किसी बॉडी को किसी पॉइंट पे फिक्स करके उसके एक एंड पे हम फोर्स अप्लाई कर दे तो वह क्या करता है, इस एक्सिस के थ्रू रोटेट हो जाता है। इसी को टॉर्क कहा जाता है। ठीक है, ये रोटेशन करा देना ही टॉर्क है। यह आगे की टॉपिक का डिस्कशन है, न्यू चैप्टर में आपको मिलेगा। एंड व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? द सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम, द सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो सम आता है। ठीक है, आप आओगे यहाँ पे तो सिग्मा लग जाएगा, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ठीक, तो यह आपका है एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। यह दोनों वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। अब हमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर is mathematically equal to the product of the magnitude of two vector and sine of angle between them। यह यहाँ तक की क्वांटिटी तो स्केलर थी, लेकिन मैंने कहा वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर लाना है, तो वेक्टर लाने के लिए मैंने कैपियन का मल्टीप्लाई कर दिया जो डायरेक्शन बताता है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, कैपियन क्या होगा? तो कैपियन इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। यह फॉर्मूला होता है कैपियन फाइंड करने का। कैपियन जब भी फाइंड करना हो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं कि कैप एन इज इक्वल टू दिस। अच्छा सर, हम चलते हैं एक नई टॉपिक पे कि यह जो एंगुलर मोमेंटम है या जो आपने एग्जाम्पल लिया टॉर्क का, मीन्स व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी जो आपने देखा। वेक्टर क्वांटिटी कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है?
यदि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएं, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, दोनों के परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? वी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन 90 डिग्री। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द साइन 90 इज 1। हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सो वी कैन राइट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। और यदि दोनों वेक्टर पैरेलल हों, इफ बोथ वेक्टर और पैरेलल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वी फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी is equal to a b sin 0 degree and the value of the sin 0 is 0, so we can find vector a cross vector b is equal to 0। मीन्स यदि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू 0 मिलती है तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। माने दो वेक्टर का पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं? दो वेक्टर पैरेलल होंगे जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दो वेक्टर पैरेलल हो रहे हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। अच्छा, इसी बेस पे क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पे कभी कभी दे देता है कि एक पैरेललोग्राम है, गिवन अ पैरेललोग्राम विच साइड ओ ए वेक्टर ए एंड ओ बी ओ पी क्यू आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जो वेक्टर ए और बी के क्रॉस का मॉड आएगा वही होगा एरिया पैरेललोग्राम की। अगर इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दी हो, यदि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दी है तो उस कंडीशन में इस फार्मूले का यूज करके आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हैं। ठीक सर? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पे वेक्टर मिलता है तो उसे आप कहते हो क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में यदि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो, मीन्स एक्स एक्सिस पे कैप आई, वाई एक्सिस पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैप जे एंड जेड एक्सिस पे कैप के, आपको दे दिया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैप आई, जे कैप एंड के कैप। दिस एंगल भी 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 90 90। आप जानते हैं कार्टेशियन प्लेन पे जब आएंगे तो देख लीजिए, कार्टेशियन प्लेन मैंने एक दिन बताया भी था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट है। सपोज करो उस कार्नर की बात कर रहा हूँ, तो उस कार्नर पे ओरिजिन मान लेते हैं हम, इस रूम के उस कार्नर को ओरिजिन मान लिया, तो वहाँ से एक यह एक्स एक्सिस, यह लाइन जो ओरिजिन से चल रही है इसको हमने एक्स एक्सिस सपोज किया। इस पे देखिए वह लाइन भी परपेंडिकुलर, वह वाली वॉल जो जा रही है जिसे वाई एक्सिस हम कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है, इस पे वो परपेंडिकुलर, और उस पे परपेंडिकुलर यह जेड एक्सिस। मीन्स तीनों जो होता है, जैसे यह और यह सब क्या होते हैं? एक प्लेन में है और तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो मैंने कहा कि यह कार्टेशियन फॉर्म में है। अब इसका हमें बताना है क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू। जैसे आपको पीछे मैंने बताया होगा, डॉट प्रोडक्ट में कैप आई डॉट कैप आई डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 थी, और मैंने प्रूव करके भी दिखाया था कैसे 1 है। ओके सर? और इसके बाद हमने यह भी बताया होगा आई डॉट जे और जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो आई क्रॉस जे क्या होगा? आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ कैप आई
मॉड ऑफ कैप जे इंटू साइन थीटा मीन्स कितना डिग्री है, आई से जे, आई क्रॉस जे है तो आई से जे चलना है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। एंड डायरेक्शन कौन सा है सर, आई से जे चलते हैं तो डायरेक्शन आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड क्या है, कैप के। ठीक सर, कैप के, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 साइन 90 की वैल्यू 1 कैप के, मीन्स आपको मिला आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। आई क्रॉस जे की वैल्यू मैंने के कैप दिखा दिया, समझ में आया। मैंने कहा यदि यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप इंटू साइन 90 डिग्री एंड डायरेक्शन आई टू जे, आई से जे, देखिए आई से जे की तरफ फिंगर को मैंने कर लिया, थंब आउटसाइड आ रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलरली आउटसाइड क्या है, के कैप, इसलिए मैंने डायरेक्शन दे दिया कैप के का। आई का मॉड 1 होता है, जे का भी 1, यूनिट वेक्टर है, ऑर्थोगोनल यूनिट है, साइन 90 की वैल्यू 1 मीन्स कैप की, मीन्स आई क्रॉस जे की वैल्यू जो मिली आपको वह मिल गई कैप के। अगर मुझे पता करना हो वैल्यू जे क्रॉस के, अगर वैल्यू आपको बतानी हो जे क्रॉस के की कि जे क्रॉस के क्या होगा, कैप जे क्रॉस कैप के, मॉड ऑफ कैप जे मॉड ऑफ के कैप इंटू साइन जे से के के बीच का भी एंगल कितना डिग्री का है, 90। अब डायरेक्शन जे से के के लिए डायरेक्शन देखिएगा सर, जे पे आपने हथेली को रखा और फिंगर को कर्ल किया के की तरफ, आउटवर्ड परपेंडिकुलर किधर जा रहा है, यह आई कैप आई, मीन्स जे कैप का मॉडुलस 1, के का 1, साइन 90 की वैल्यू 1 कैप आई, मीन्स जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। समझ में आया सर, मैंने आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, फिर जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव वेक्टर कैप के क्रॉस कैप आई इज इक्वल टू कैप जे होगा। आप इसी तरह इसको भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन यदि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता, अगर मैं लिख देता जे क्रॉस आई, तो डायरेक्शन देखिए कहाँ जा रहा है। अब हम इस बार जे से के की तरफ, जे से के की तरफ फिंगर को कर्ल करना है, जे से आई की तरफ फिंगर कर्ल करना है, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स माइनस के कैप। इसी तरह यहाँ पे भी आइएगा तो हम लिख सकते हैं के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई, या लिख सकते हैं आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। तो हमें एक याद करने का तरीका होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, इसका साइक्लिक होगा, जैसे आई जे और के। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देखिए आई से जे से के क्रॉस आई तो वैल्यू पॉजिटिव, आई से जे से के, फिर के से आई, साइक्लिक है पूरा, तो इसमें जो होता है वैल्यू पॉजिटिव आती है, मीन्स प्लस आएगा वैल्यू। यदि हम इसको आई जे के, इस कंडीशन में अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन करने लगे आई से जे, सॉरी अब हम चलें जे से, अगर यही चीज जे आई के, जे से आई से के से जे, तो यह साइक्लिक नहीं है, इस कंडीशन में वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक सर, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया, क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट, the cross product of two vector mathematically equal to the product of the magnitude of two vector
एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड कैप एन लिख के हम डायरेक्शन दे देते हैं। इसमें मैंने वैल्यू आई क्रॉस आई का क्या, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी बताया मैंने कैप की, जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, यस मैंने बताया। लेकिन अगर यही टॉपिक मैं थोड़ा सा घुमा देता, आई का क्रॉस आई से ही फाइंड कर लेता तो क्या मिलता। यदि आई से क्रॉस करा दें तो आई का आई से क्रॉस फाइंड करना हो तो आई क्रॉस आई, इस समय मॉड कैप आई, मॉड आई कैप साइन उसी डायरेक्शन में 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 इसलिए 0 आता। कैप आई क्रॉस कैप आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के की भी वैल्यू आ जाती 0। किसी को प्रॉब्लम है? मैंने जो वैल्यू बताया आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, बट आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, बट इसकी डायरेक्शन चेंज में अगर कर दिया मैंने, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। यह इसका क्रॉस प्रोडक्ट था। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपको कुछ समझ में आया होगा, अब इससे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने चल रहे हैं, उसको देखिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताना है मुझे। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट फिर एक बार आपको रिमाइंड कराता हूँ, एक फार्मूला शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ छोटे में। जैसे आपको मालूम है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा कैप एन, और एरिया पैरेललोग्राम का भी फार्मूला मैंने बता रखा है। एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, और मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद जो मैंने आपको वैल्यू बताया है यूनिट वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर का वैल्यू बताया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ऐसा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, बता दिया है कि इस फार्मूले का यूज़ मुझे करना है। फार्मूले में मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक सर। अब हमें कैप एन की वैल्यू बतानी है यूनिट वेक्टर की, इस फार्मूले के बेस पे। पहले मुझे दिया है कि प्रूव दैट वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस इज पैरेललोग्राम, इज पैरेलल। इफ गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी के। यह प्रूव करके लाना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है। अच्छा, ये दोनों वेक्टर पैरेलल कब होगा? मैंने कंडीशन पढ़ाई थी। कंडीशन है दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होंगे जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ जाए। मीन्स इसका हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड कर लें तभी यह, और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो पैरेलल हो जाएगा। मीन्स हमें पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने आना चाहिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। मैथमेटिक्स में भी आने वाला टॉपिक है यह। वैसे तो मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा मैथ में, लेकिन यह वेक्टर एक अलग चैप्टर भी आपको मिलेगा 12th में। तो यहाँ पे भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, एक मॉड बनाया। यह जो सिंबल होता है यह सिंबल मॉड है। वैसे
जो मैट्रिक्स चैप्टर है मैथमेटिक्स का और डिटर्मिनेंट्स, उसमें यही डिफरेंस है, यह स्ट्रेट लाइन होता है और उसमें बॉक्स बना देते हैं। आइए सर, मैंने कहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना हो तो यहाँ आई जे के लिखिए आप, ठीक सर, आई जे के। अब आई के नीचे आई का कोफिशिएंट 2, इसमें 2, इसमें क्या है -6, इसमें जे का कोफिशिएंट विथ साइन होना चाहिए -3, और दूसरे वाले में जे का कोफिशिएंट 9, इसमें के का कोफिशिएंट -1 और इस नीचे वाले में 3। कैसे फाइंड करते हैं आई ए क्रॉस बी? लिखते हैं आई, तो आई के रो और कॉलम को क्लोज कर दीजिए, रो और कॉलम बंद किया, माने इसको और इसको मैंने क्लोज किया। देखिए सर क्या दिख रहा है, दिख रहा है वो -3 -1 9 3, -3 -1 9 3। यह सबसे इजी मेथड मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने का, कि जिसको लिखिए, जैसे आई लिखा तो आई के सीध वाले हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्लोज कर दीजिए, जो दिख रहा है उसको आप डिटर्मिनेंट्स में लिख दीजिए। फिर प्लस के बाद जो साइन आती है, साइन जो चलती है प्लस माइनस प्लस, इस तरह, तो यह प्लस है, इसके बाद आएगा माइनस जे, मीन्स जे के साथ माइनस होता है, आई के साथ प्लस है। अब किसको क्लोज करेंगे? जे के रो और कॉलम को क्लोज करिए। देखिए जे का रो और कॉलम मैंने क्लोज किया, क्या दिख रहा होगा आपको? 2 -1 -6, 2 -1 -6 एंड 3, फिर प्लस माइनस प्लस के। अब के रो और कॉलम को क्लोज करेंगे, के का रो और कॉलम क्लोज करेंगे। के का रो और कॉलम मैंने क्लोज किया, जो दिख रहा है वही लिखिए, 2 -3 -6 9, यह आया आपका। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं? लिखते हैं आई कैप आई इन ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, -3 माइनस इंटू प्लस माइनस, मैंने लिखा -3 3 जा 9, बीच में माइनस का साइन होता है। फिर 9 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -9। ओके, समझ में आ गया सर? यार इसका 9 का मल्टीप्लाई -1 में तो -9, और बीच में माइनस होता ही है। फिर -j, फिर ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे आ गया -j, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, बीच में माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 1 जा 6, फिर प्लस के कैप, यहाँ पे आइएगा सर, फिर वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, बीच में माइनस होता है और यह माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस, 6 3 जा 18। पूरे प्रोसेस को सॉल्व कर दीजिए तो आएगा यह -9 यहाँ जाके प्लस बना देगा, कैंसिल, यहाँ यह कैंसिल, सब जीरो हो गया। मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 0 आ जाती है तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन बोथ वेक्टर आर द पैरेलल। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 0 आई तो वह पैरेलल होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं फाइंड करने आया, क्रॉस आपको निकालने नहीं आया, तो मैं एक न्यूमेरिकल और करवाता हूँ क्रॉस से। देखिएगा कैसे क्रॉस फाइंड करते हैं। पहले हम क्रॉस ही देखते हैं कि क्रॉस कैसे निकाला जाएगा, इसके बाद तो आपको सब आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, इसके पहले डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन का रूल तो अलजेब्रा का होता है, लेकिन मैंने शॉर्ट बता दिया था कि आप आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के का विथ साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिलता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे बता रहा हूँ, देखिए एक अगला क्वेश्चन है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 कैप आई प्लस 4j कैप, फिर आगे कोई टॉपिक नहीं तो प्लस 0 k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू
-3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आपको फाइंड करना है इसकी एरिया। अगर यह पैरेललोग्राम की साइड है तो इस पैरेललोग्राम की एरिया क्या होगी? तो पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको बताया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, आई जे के। आई की वैल्यू कितनी? 3 4 0, 3 जे की 4 के की 0। इस स्टेप में आई की -3 जे 7 के 0। अब कैसे सॉल्व करते हैं फिर देखिएगा। मैंने कहा आई लिखिए और ब्रैकेट बनाइएगा। आई के रो और कॉलम को क्लोज करिए। क्या बचा? 4 0 7 0, 4 0 7 0 माइनस जे के रो कॉलम को क्लोज करिएगा। जे 3 0 -3 0, 3 0 -3 0। फिर आइएगा सर के प्लस माइनस प्लस के। अब के में आइएगा, के रो और कॉलम को क्लोज करिए। 3 4 -3 7 को सॉल्व कर डालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे आई मल्टीप्लाई करेंगे 4 0, 4 का 0 में मल्टीप्लाई 0, -7 0 या 0 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस जे। 3 0 का मल्टीप्लाई 0, -3 0 0। फिर प्लस के क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 3 में 7 3 जा प्लस के 7 3 जा 21, बीच में माइनस, लेकिन यह -4 3 जा 12 -12 आता तो यहाँ +12। मीन्स आपको जो वैल्यू मिली यह तो 0 हो गया, यह भी 0 हो गया। कितना बच गया? 2 1 3 और 1 2 3, 33 कैप के। अब 33 कैप के में आपने तो क्रॉस निकाला, लेकिन एरिया के लिए हमको इसका मॉड चाहिए। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? इसका मॉडुलस ले लेंगे, √ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माने 0, के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0, के कोफिशिएंट का स्क्वायर 33 का स्क्वायर। मीन्स 33 का स्क्वायर करेंगे 33 यूनिट। इसका आपको एरिया मालूम हो गया पैरेललोग्राम का 33 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो यह न्यूमेरिकल्स आपका था, कैसे आप फाइंड करते हो एरिया। मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल्स बताया कि आप पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 0 बना दीजिए, प्रूव करके दिखा दीजिए। और यदि आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल के उसका मॉडुलस निकाल दीजिए। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, तो आइए देखिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करना हुआ, इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है लास्ट में कि यूनिट वेक्टर बताइए इसका। क्वेश्चन दिया है आपको कि इफ वेक्टर ए एंड वैल्यू ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू आपको दे रखा है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 कैप आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप आर परपेंडिकुलर बोथ द यूनिट वेक्टर। दोनों के परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करिए, क्या होगा इसका वैल्यू, क्या होगी यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हो, कैप n इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमें चाहिए जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं सर? हम डायरेक्ट करते हैं। अब आई जे के, यह वैल्यू हो गया। आई की वैल्यू कितनी है? 2 1 1 2 1 1, फिर 1 -1 2 1 -1 2। अब डायरेक्ट करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसका। आई का रो कॉलम क्लोज किया मैंने, 2 1 जा 2, बीच में माइनस होता लेकिन यह माइनस मिल के +1 1 जा 1 माइनस जे का रो जे का कॉलम क्लोज, 2 2 जा 4 -1 1 जा 1 प्लस के
प्लस के लिखा मैंने। अब यह यूनिट वेक्टर में आइएगा, कितना होगा, के वाला रो और कॉलम क्लोज किया, यह और यह क्लोज हुआ, -2 1 जा -2 -1, 3 कैप आई, -3j कैप, फिर -3k कैप। आपको जो वैल्यू मिली वह मिला 3 कॉमन, i कैप -j कैप -k कैप। यह जो वैल्यू आई है यह मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b आया। अब मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कितना आएगा, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। कितना आएगा सर, √9 + 9 + 9 मीन्स √27, जिसे आप लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 3√3, 3√3 स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे कैप n इज इक्वल टू क्रॉस वाली वैल्यू जो आई थी 3i j k अपॉन 3√3, 3 3 से कैंसिल हुआ। यूनिट वेक्टर आपका आ गया कैप i माइनस कैप j माइनस के कैप अपॉन √3। ओके, तो यह यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका था। इससे रिलेटेड जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। मैंने आज जो न्यूमेरिकल्स बताया वह कैसे पैरेलल होते हैं दो वेक्टर, प्रूव किया मैंने। और इसके बाद मैंने एरिया पैरेललोग्राम की बताया। अगर इसी में ट्रायंगल की एरिया पूछ लेता तो पैरेललोग्राम की एरिया निकाल के हाफ कर देते। अगर इसी वेक्टर में पैरेललोग्राम के एरिया की जगह ट्रायंगल की एरिया पूछेगा तो इसकी एरिया फाइंड करके हाफ कर दीजिएगा। और थर्ड स्टेप पे मैंने बता दिया आपको कि आप कैसे फाइंड करते हो कि यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा। यूनिट वेक्टर निकालने का भी तरीका मैंने आपको बताया। तो इसके बाद जो टॉपिक होगी, हमने वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है समाप्त किया। जो अगली टॉपिक आपकी आने वाली है वह होगा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। अब हम चलेंगे एकदम न्यू टॉपिक पे, प्रोजेक्टाइल मोशन। आज वेक्टर के रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन को मैंने समाप्त किया। धन्यवाद।